हेलो एवरीवन। तो आज मैं नरेट करने वाला हूँ अपनी लिखी हुई एक नई नोवेल को, जिसका नाम है साइलेंट स्टोन एंड द रेन। तो ये कहानी होने वाली है दो ऐसे लोगों की जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक था मामूली सा स्लेव तो दूसरा था नोबल फैमिली का गार्ड। तो क्या ये दोनों साइड कैरेक्टर्स अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर बन पाएंगे, वो हम जानेंगे इस कहानी में। तो इसी के साथ चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हमें किंग लुओ पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि ये जगह नोबल फैमिली में काफी पॉपुलर थी, क्योंकि यहाँ बेहतरीन खाने से लेकर बेहतरीन रात बिताने तक का इंतजाम था। यहाँ दुनिया भर की बेहतरीन सुंदरिया सबका मन बहलाया करती थी। यहाँ के दिन और रातें हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते थे। अब हम मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर ली यूमो से। यूमो इसी पवेलियन का एक मामूली सा स्लेव होता है, जो कि यहाँ वेटर का काम करके अपने दिन का खर्चा निकालता था। सभी लोग प्यार से उसे शाओ यू कहते थे, क्योंकि वो बिना कुछ कहे सबकी बातें चुपचाप मान लिया करता था। हर दिन की तरह आज भी वो किंग लियो पवेलियन में अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर एक कमरे की ओर जाती है, जहाँ एक इंसान दरवाजे के बाहर खड़ा था। उस इंसान ने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथों में एक तलवार थी। उसने तलवार को ऐसे पकड़ रखा था जैसे मानो दुश्मनों को वो गाजर मूली की तरह काट देगा। यूमू एक पल के लिए उसकी तरफ देखता है, तभी उसे याद आता है कि उसके पास इन सभी बातों के लिए समय नहीं है, क्योंकि हेड शेफ ने उसे मदद के लिए बुलाया है। और वो तुरंत किचन की तरफ भाग जाता है, जहाँ उसे काफी सारा काम मिल जाता है और हमेशा की तरह वो काफी बिजी हो जाता है। अब फिर हमें सीधे ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त भी यूमो अपना काम कर रहा था, तभी उसकी नजर उस कमरे की तरफ जाती है, जहाँ एक बार फिर से वही काले कपड़ों वाला लड़का चुपचाप खड़ा होता है। यूमो उस लड़के को काफी दिनों से नोटिस कर रहा था, जो कि हमेशा ही वहीं खड़ा रहता था। इसीलिए आज वो अपने दोस्त से उसके बारे में पूछ लेता है और कहता है कि आखिर वो कौन है और वो हर दिन इस पवेलियन में आकर क्या करता है। जिस पर उसका दोस्त शाओलू उसे बताता है वो काले कपड़े वाला लड़का शेन फैमिली के सेकेंड यंग मास्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड है। उसका मास्टर शेन यूलोंग हर दिन यहाँ पर आता है और खुद तो कमरे में मजे करने के लिए चला जाता है, पर अपने बॉडीगार्ड को बाहर खड़ा कर देता है। वो बॉडीगार्ड दिन भर वहीं खड़ा रहता है जब तक कि उसके मास्टर का मन नहीं भर जाता और वो घर वापस जाने के लिए मान ना जाते। यहाँ यूमू उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। फिर वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी, पर वो काले कपड़े वाला बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला था। अब शाम का वक्त हो चुका था। यूमो चुपचाप उसके सामने से गुजरता है, उससे कुछ भी नहीं कहता, बस आंखें नीचे करके उसकी तरफ देखता रहता है और फिर वो अपने काम में लग जाता है। अब अगली सुबह जब यूमो पवेलियन की ओर आ रहा होता है, तभी उसकी नजर उसी काले कपड़े वाले पर पड़ती है। इस वक्त वो किसी इंसान के साथ पवेलियन के अंदर जा रहा था, जिस इंसान ने काफी अच्छे सिल्क के कपड़े पहने थे, जिसे पता चलता है कि वो किसी नोबल फैमिली का था। और यूमो तुरंत समझ जाता है कि यही शेन फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर शेन यूलोंग है। यूलोंग तो तुरंत ही कमरे के अंदर चला जाता है और वो काले कपड़े वाला लड़का एक बार फिर से अपने ड्यूटी पर तैयार हो चुका था और गेट पर खड़ा हो जाता है। पर इस बार यूमो डिसाइड करता है कि वो जाकर इस काले कपड़े वाले से बात करेगा, इसीलिए वो काफी घबराते हुए उसके पास जाता है और एक धीमी सी आवाज में कहता है, यंग मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? सुबह का टाइम है, क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? पर वो काले कपड़े वाला उसे कोई भी जवाब नहीं देता, चुपचाप अपनी आंखें नीचे किए खड़ा रहता है। पर यूमो को तो अब काफी डर लग रहा था और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो दोबारा पूछ सके, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। काम करते करते यूमो को वक्त का पता ही नहीं चलता और सुबह से शाम हो चुका था। वो काले कपड़े वाला इस वक्त वहीं पे खड़ा होता है, तो यूमो चुपचाप उसके पास जाता है और स्माइल करते हुए उससे कहता है, यंग मास्टर, शाम का समय है, क्या आप कुछ मून केक खाना चाहोगे? और वो अपने पास से छुपाई हुई कुछ मून केक निकाल कर उसके सामने रखता है, पर वो काले कपड़े वाला लड़का अभी भी उसे कोई जवाब नहीं देता, तो यूमो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ यूमो को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो बार बार इस काले कपड़े वाले से बात क्यों
रेस्क्यू करना चाहता है। इसीलिए अगली सुबह वो 2 राइस वाइन की बोतल लेकर उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, यंग मास्टर, क्या आप ड्रिंक करना चाहोगे? पर हर बार की तरह इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पर यूमू को अब धीरे धीरे ऐसा करना काफी अच्छा लगने लगा था। वो हर दिन कुछ न कुछ लेकर काले कपड़े वाले के पास जाता। पर यूमू को अब धीरे धीरे ऐसा करना पसंद आने लगा था। वो हर दिन कुछ न कुछ खाने का लेकर उस लड़के के पास जाता और वहाँ उसे देखकर कहता है कि क्या तुम खाना चाहोगे? और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो चुपचाप उसे खुद ही खा लेता। कभी कभार तो यूमू उस लड़के को अपने दिल की सारी बातें बताता था। वो उसे अपने काम के बारे में, अपने फेवरेट खाने के बारे में और बस ऐसी ही नॉर्मल बातें करता रहता था। भले ही उसे कोई जवाब नहीं मिलता पर उसे अपनी बातें उसके साथ शेयर करना काफी अच्छा लगता था। फिर हम एक दिन का सीन देखते हैं। यूमू काफी स्माइल करते हुए उस लड़के के पास जाता है और उसे एक काफी फनी सा जोक सुनाता है। पर वो लड़का तो मानो पत्थर का बना था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी नहीं आती है, जिससे यूमू थक हार कर वहाँ से लौट जाता है। पर अगले दिन फिर से उसके पास जाता है, मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है और अपने काम में लग जाता है। मानो उसे बस उस लड़के से बात करना अच्छा लग रहा हो, भले ही उसे जवाब ना मिले। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन दोपहर का वक्त होता है। कुछ लोग अचानक से काफी ज्यादा चिल्लाते हुए पवेलियन के अंदर घुसते हैं। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर यूमू का नाम पुकार रहे थे। यूमू जैसे ही उनके सामने आता है, वो लोग यूमू को काफी जोर से चांटा मारते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे बाप ने हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे उसने जुए में उड़ा दिया। अभी उसने हमें पैसे नहीं लौटाए हैं और जब हमने उससे पैसे मांगे तो उसने कहा कि तुमसे आकर ले लो। तो बताओ हमारे पैसे कहाँ हैं? यूमू बस उनकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे पर वो रोता नहीं है, मानो कि वो जानता हो कि यहाँ क्या हो रहा है। वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप लोग मुझे कुछ दिनों का समय दोगे तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। पर वो लोग वहाँ हंसने लगते हैं और कहते हैं, नन्हे शाओयू, क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है? पहले तुम्हारे बाप ने हमें धोखा दिया और अब तुम भी हमें धोखा देना चाहते हो? हमें नहीं पता, जल्दी किसी भी कीमत पर हमारे पैसे लेकर आओ, भले ही इसके लिए उसे खुद का सौदा भी क्यों ना करना पड़े। जिस पर यूमू उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि इस वक्त सच में उसके पास कोई पैसे नहीं है। और रही बात सौदे की, तो उसके फादर ने ऑलरेडी उसे इस पवेलियन में सेल कर दिया है, तो वो खुद को बेचकर भी पैसे नहीं चुका सकता। उसकी इन बातों को सुनकर उन लोगों को तो काफी गुस्सा आने लगता है और वो उस पर काफी बुरी तरह से हमला करने लगते हैं। यूमू अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि वो कमजोर है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तभी काफी खतरनाक हमला यूमू की ओर बढ़ने लगता है। तभी बीच में एक आदमी अपनी तलवार लेकर आ जाता है। ये वही काले कपड़ों वाला लड़का था। वो तुरंत ही वहाँ सामने खड़ा हो जाता है और उन लोगों को यूमू से दूर हटा देता है और काफी गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है और केवल एक ही बात कहता है, बस एक कदम आगे बढ़ाओ और तुम्हारे हजारों टुकड़े हो जाएंगे। उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखकर वो लोग तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ यूमू ने भी पहली बार इस लड़की की आवाज सुनी थी और वो काफी हैरान रह गया था। पर वो लड़का इससे आगे कुछ भी नहीं कहता। वो तुरंत ही अपनी जगह पर लौट जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। यूमू तो बस शांत वहीं जमीन पर बैठा रह गया था। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। वो बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए उस लड़के के पास जाता है और सीधे ही उसे अपनी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और बिना कोई सवाल किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हम यूमू को देखते हैं जो कि धीरे धीरे चलते हुए पवेलियन में ऊपर की ओर जा रहा था और आखिरी फ्लोर के एक छोटे से कमरे में चला जाता है जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ था और एक काफी बड़ी खिड़की खुली थी जिससे हल्की हल्की हवा और सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। अब शाम का वक्त हो चला था। यूमू वहां जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है और खिड़की से आती हल्की हवाओं में बिना आंसू बहाए शांत बैठा रह जाता है, मानो किसी ने उसके आंसुओं को चुरा लिया हो। और अब कहानी सीधे ही 6 साल पीछे जाती है। इस वक्त नन्हा यूमू काफी छोटा हुआ करता था, पर फिर भी वो खेतों में काम करता था ताकि वो अपनी बीमार मॉम के लिए मेडिसिन ला सके। वहीं उसके फादर, जिन्हें गैम्बलिंग की आदत थी, वो उसके सारे पैसे छीन लेते थे, पर उनकी इस बुरी आदत ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया था। और एक दिन यूमू की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके लिए उसे कुछ खास दवाइयों की जरूरत थी। तभी उसके फादर उससे वादा करते हैं कि अगर वो उनकी बात माने तो वो उसकी मॉम का सबसे अच्छा इलाज करवाएंगे और उसे सिटी के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास
पास लेके जाएंगे। यहाँ नन्हा मासूम यूमो अपने फादर की बातों में आ जाता है और उनके साथ एक सफर पर चल देता है। पर फ्यूचर में जो भी होने वाला था उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके खुद के फादर उसे किंग लुओ पवेलियन में लाकर बेच देते हैं और सारे पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। और यहाँ यूमो ने अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, जिसके बाद उसकी जिंदगी इसी पवेलियन में शुरू हो गई। यहाँ वो रहते हुए जैसे तैसे काम करता, पैसे इकट्ठा करता और अपनी बीमार मॉम तक पहुंचाता। वहाँ उसके पैसे उसके फादर भी आकर छीन लिया करते थे, पर अगर वो अपने फादर को पैसे नहीं देता तो उसके फादर उसकी मॉम के साथ काफी बुरा सलूक करते थे। उसकी इसी जिम्मेदारी ने उसे आज तक इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रखा था। वो बस किसी भी कीमत पे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम यूमो को उसी कमरे में देखते हैं जहाँ वो खुद से ही कहता है कि मेरे पास बहाने के लिए अब आंसू नहीं बचे हैं, पर मेरे पास सांसें अभी भी काफी बाकी है। तो मुझे सांस लेते रहना होगा, मुझे खुद को दोबारा नॉर्मल करना होगा, मुझे बस दोबारा सांस लेना होगा। और खुद को यही समझाते हुए वो हल्की हल्की सांसें ले रहा था, पर अब धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। ढलते हुए सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में यूमो बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह लग रहा था और उसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी। अब अगला सीन सीधे ही रात का शुरू होता है, जहां उस कमरे के अंदर पूरे चांद की हल्की रोशनी आ रही थी और यूमो अब अपनी आंखें खोलता है। उसे कमरे के अंदर एक ऑयल लैंप जलता हुआ नजर आता है और एक लेडी खून लगे कपड़ों को पानी से भिगो रही थी। तभी यूमो एक हल्की सी आवाज में कहता है, सीनियर सिस्टर लिंगशाओ, क्या ये आप हो? वहीं हम लिंगशाओ को देखते हैं जो कि बस इतना ही कहती है कि मैंने तुम्हें दवाइयाँ लगा दी हैं, तुम बस अब आराम करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सितारों को देखते हुए यूमो सो जाता है। अब अगली सुबह उठकर यूमो फिर से अपने काम के लिए तैयार हो जाता है, पर आज वो जैसे ही उस काले कपड़े वाले की तरफ से गुजरता है वो अपनी नजर चुराकर दूर हट जाता है, मानो कि आज वो उसे इग्नोर कर रहा हो। भले ही काले कपड़े वाले ने कुछ नहीं कहा था, पर उसे ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। यूमो उस लड़के को अब इग्नोर करना शुरू कर चुका था। वो हमेशा उसकी तरफ से गुजरता पर कभी कुछ नहीं कहता। अब इसी तरह एक दिन यूमो उस कमरे की तरफ से गुजर रहा था, तभी अचानक से अंदर से काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अंदर यंग मास्टर शैन काफी जोर से चिल्लाकर कहते हैं। अब इसी तरह यूमो एक दिन उस कमरे से गुजर रहा था, तभी उसे अंदर से काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। यंग मास्टर शैन जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थे, वो चिल्लाकर कहता है, यान शेंग बेवकूफ कहीं के, मेरी शराब खत्म हो गई है, मैंने कब से तुम्हें शराब लाने को कहा है, जल्दी मेरी शराब लेकर आओ। और इस तरह आज पहली बार यूमो को उस काले कपड़े वाले का नाम पता चल जाता है। यूमो सोचता है कि उसका नाम बिल्कुल उसे सूट करता है, क्योंकि यान शेंग इस नाम का मतलब होता है वो पत्थर जिसमें लाइफ आ गई हो। और यान शेंग को एक स्टोन की तरह इमेजिन करते हुए यूमो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी सामने से यान शेंग यूमो के पास आता है और उसकी प्लेट में एक सिल्वर टेल रखकर चुपचाप अपनी जगह पर लौट जाता है। यूमो जानता था कि उसे शराब लेकर आनी है और वो मजाक करने के बारे में सोचता है और सीधे ही यान शेंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि गगा, अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या लाना है तो आखिर मैं क्या करूंगा। यान शेंग अभी भी उससे कुछ नहीं कहता, बस वो इधर उधर देख रहा होता है। तभी यूमो से कहता है, यंग मास्टर, क्या आपको मुझसे कोई काम है? जिस पर आखिरकार यान शेंग को कहना ही पड़ता है और वो बोलता है कि शराब लेकर आओ। और यूमो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ देर के बाद वो 2 बोतल शराब लेकर आता है और अंदर जाने ही वाला था कि यान शेंग उसे रोक लेता है और बोतल लेकर खुद ही अंदर चला जाता है। तभी अंदर से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आने लगती है और चीजें टूटने के भी। यंग मास्टर शन चिल्ला कर कहता है कि आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बिना मेरी परमिशन के अंदर आने की? आखिर तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी थी? तुम्हें पता है ना ये कमरा केवल मेरी और मेरी महबूबा के लिए है। और हम देखते हैं कि अंदर से यान शेंग बाहर आ जाता है, जिसके चेहरे पर अब चोट लगी हुई थी। यूमो तो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, पर वो सब कुछ जानता था। उसे काफी अच्छे से पता था कि नोबल फैमिली के लोग अपने सर्वेंट या बॉडीगार्ड से कैसा बर्ताव करते हैं। वो यान शेंग के पास जाकर कहता है, गगा, क्या आप ठीक हो? पर यान शेंग उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपनी जगह पर एक बार फिर से खड़ा हो गया था। इस बार यूमो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो तुरंत ही कहता है, गगा, आप तो काफी ज्यादा इविल हो। मैं इतने दिनों से आपसे बात करता रहा, आपसे हमेशा अपनी सारी बातें शेयर करता, आपको बहुत कुछ बोलकर चला जाता, पर आपने कभी भी मेरा रिप्लाई नहीं किया। मुझे तो धीरे धीरे लगने लगा था कि शायद आप बोल नहीं सकते हो, पर आप कितने बुरे हो। आप बिल्कुल ठीक हो, आप बोल भी सकते हो, फिर भी आप मेरा जवाब नहीं देते थे। और आप अभी भी मेरी बात सुन नहीं रहे हो,
ना ही जवाब दे रहे हो। फिर हम यूमू को देखते हैं जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो। पर यानचेंग तुरंत ही उससे दूर हट जाता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, जिससे यूमू को उसका जवाब मिल चुका था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पर पूरे दिन में यूमू एक बार भी उस कमरे की तरफ नहीं गया था और इसी तरह शाम हो जाती है। अब यूमू वहाँ आता है और यानचेंग को एक मेडिसिन की बोतल देता है और कहता है कि आप इसे लगा लेना, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ देर के बाद हम यूमू को उसके फ्रेंड शाओली के पास देखते हैं, जहाँ शाओली उससे कहता है तो आज तुमने दिन भर इसीलिए इतनी मेहनत की थी कि तुम ये मेडिसिन की बोतल खरीद सको। जिस पर यूमू उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। अब अगली सुबह जब वो अपना काम कर रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आते हुए यान शेंग और सेकेंड यंग मास्टर शेन के ऊपर पड़ती है। वो दोनों उस ओर आ रहे होते हैं, तभी यूमू नोटिस करता है कि यान शेंग को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और हमेशा की तरह वहां पर पहुंचते ही यंग मास्टर शेन तो तुरंत ही अपने कमरे में चले जाते हैं और यान शेंग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है पहरा देने के लिए। तभी यूमू यान शेंग के गले और उसके पैरों पर लगी चोट को नोटिस करता है, जिनसे खून निकल रहा था। इस बार यूमू बिना डरे यान शेंग के पास जाता है और उसके हाथों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। यान शेंग तुरंत ही अपने हाथों को छोड़ाकर दूर हट जाता है, पर यूमू एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है। यान शेंग उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में यूमू से कहता है तो आखिरकार आपने मुझसे कुछ कहा। यूमू उससे कहता है कि मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दवाई लगा सकूं। आपने पहले एक बार मेरी मदद की थी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप बस एक बार मेरे साथ चलो, जिसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और फिर यूमू यानशेंग को वही ऊपर वाले कमरे में ले जाता है और कुछ दवाइयाँ निकालने लगता है। फिर यूमू यानशेंग से कहता है, यंग मास्टर आप कितने साल के हो? पहले मैंने आपको मजाक में गगा कहा था, क्या मैं आपको गगा कह सकता हूँ? जिस पर यानशेंग चुप रहता है पर अपना सर हाँ में हिला देता है। इसके बाद फिर यूमू खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ली यूमो है, और फिर कहता है मैं आपको उस दिन मेरी मदद के लिए ठीक से शुक्रिया भी नहीं कह पाया था। इसके बाद मैं नाराज हो गया क्योंकि आप बिल्कुल भी मेरी बात का जवाब नहीं देते थे, पर अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके कुछ देर के बाद यानशेंग अपनी आउटर रोब को उतारकर अपने पीठ पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है, जिसमें उसे परेशानी हो रही होती है, तो यूमो उसकी मदद करने लगता है। तभी यानशेंग उससे कहता है, यूमो ये नाम तो काफी प्यारा है, तुम्हारे नाम का मतलब बारिश है ना? जिस पर यूमो कहता है कि हाँ मेरे नाम का यही मतलब है, और फिर वो बताता है कि मैं 19 साल का हूँ और मैं यहाँ पर काम करता हूँ। यहाँ अब हम यानशेंग को देखते हैं जो कि पहले की तरह शांत हो जाता है और यूमो काफी सारे बातें किए जा रहा होता है, और यूमो नोटिस करता है कि यानशेंग कुछ भी नहीं कह रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही पूछता है, गगा क्या आपको मेरी बातें करना पसंद नहीं है? आप हमेशा ही चुप हो जाते हो और मुझे कभी जवाब नहीं देते हो। जिस पर यानशेंग उससे कहता है कि नहीं, मुझे ही ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं अचानक से यूमो यानसेंग के सामने आ जाता है और उसके चेस्ट पे लगी हुई चोट पर दवाई लगाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर यानसेंग तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है पर दूसरी तरफ देखने लगता है। यूमो से कहता है, गगा बस अब यही जगह बची है, मुझे दवाई लगाने दो, इसके बाद मैं आपको ना रोकूंगा और ना परेशान करूंगा। जिस पर यानसेंग उसके हाथों को छोड़ देता है और यूमो जैसे ही यानसेंग के चेस्ट को टच करता है, यानसेंग को काफी अजीब लगने लगता है और उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो जाता है, और वो तुरंत ही यूमो से दवाई की शीशी लेकर अपनी चोट पर डाल लेता है और अपने इनर रोब्स को दोबारा पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों साथ में बैठकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। तभी यूमो पीने के लिए एक वाइन की बोतल निकालता है और वो कहता है कि ये पूरे पवेलियन की मेरी फेवरेट जगह है। और फिर यूमो यानसेंग से कहता है कि मुझे खिड़की से बाहर का नजारा देखना काफी अच्छा लगता है, और फिर यूमो यानसेंग से कहता है कि भले ही मैं इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता, पर यहाँ खिड़की से बाहर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मैं उस बाहर की दुनिया को देख पाऊंगा। जिस पर यानसेंग कहता है कि मुझे उम्मीद और किस्मत पर भरोसा नहीं है, क्योंकि क्या फायदा उन चीजों का जो कि केवल दूसरों लोगों के लिए केवल सपना हो। इस बात को सुनकर यूमो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, कम से कम इन उम्मीदों से मुझे जीने की चाह मिलती है और इतना मेरे लिए काफी है। और वो दोनों तभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ यानशेंग उससे कहता है कि मैं भी इस उम्मीद को महसूस करना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर जीने की चाह क्या होती है, क्योंकि मेरी दुनिया पूरी तरह से अंधकार से भरी हुई है। जिस
उसने कभी भी उम्मीद के उगते हुए सितारे को नहीं देखा है। इन सभी बातों ने यूमू को सोचने पर मजबूर कर दिया था और वो तुरंत ही कहता है, तो आज आपने उस उम्मीद के सितारे को उगते हुए देख लिया है। सामने सूरज को देखिए और बस अपने मन में मान लीजिए कि आप एक दिन उस सूरज के पास पहुंच जाओगे। बस आपको उस दिन के आने का इंतजार करना है और यही होगी आपकी उम्मीद की पहली किरण। जिस पर अब यान सेंग भी उगते हुए सूरज को देखने लगता है। तभी अचानक से यूमू मुस्कुराने लगता है और कहता है, गगा, आखिर किसने कहा था कि आपको बात करना पसंद नहीं है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको आज तक बात करने के लिए कोई मिला ही नहीं जिससे आप अपने दिल की बात कर सको। और वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पर तभी अचानक से उन दोनों को काफी ज्यादा तोड़ने फोड़ने की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई नीचे काफी बड़ा हंगामा कर रहा हो। यहाँ यूमू उस आवाज को सुनकर तुरंत ही नीचे की ओर भागने लगता है। उसे डर था कि कहीं उसके फादर के कर्जदार यहाँ ना आ गए हों। जिसके बाद हम नीचे पवेलियन हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ यंग मास्टर शैन यह हंगामा कर रहा था। उसने पवेलियन की एक लेडी लिंग शाओ को पकड़ रखा था और वो नशे में होता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, और वो उसे अपने साथ खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यूमू वहाँ पर आ जाता है और तुरंत ही जाकर यंग मास्टर शैन के पैरों में पड़ जाता है और अपनी सिस्टर लिंग शाओ को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगता है। जिस पर यंग मास्टर तो तुरंत ही उसे लात मार कर उसे दूर कर देता है और उसे हटने को कहता है। और तभी यहाँ पर उसका ही बॉडीगार्ड यान शेंग आ जाता है, जिसे देखकर यंग मास्टर शैन कहता है, बेवकूफ, आखिर इतनी देर से कहाँ थे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को ना मानने की? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था ना कि जब भी मैं कमरे के अंदर रहूं तो तुम्हें बाहर रहकर पहरेदारी करनी होगी, लेकिन तुम वहां पर नहीं थे। क्या तुम अपनी औकात को भूल चुके हो? जिस पर यान शेंग तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है, जहाँ यंग मास्टर शैन यान शेंग को लेडी लिंगशाओ को पकड़कर अपने साथ ले चलने को कहता है। पर लिंगशाओ काफी ज्यादा रेजिस्ट कर रही होती है और वो कहती है, यंग मास्टर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे आपकी वाइफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पे यंग मास्टर शैन उसे एक चाटा मारता है और कहता है, तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की लड़की की आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? क्या तुम अपनी जगह भूल चुकी हो? तुम यहाँ की बस एक मामूली डांसर हो। तभी एक बार फिर से बीच में यूमू आ जाता है। तभी अचानक से एक बार फिर से बीच में यूमू आ जाता है, जो कि रोते हुए यंग मास्टर शन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि लिंगशाओ को वो छोड़ दे। यहाँ भले ही लेडी लिंगशाओ यूमू की अपनी सिस्टर नहीं थी, पर उसने हमेशा ही सीक्रेटली यूमू का एक बड़ी सिस्टर से भी ज्यादा ख्याल रखा था। भले ही सबके सामने वो एक टफ लेडी बनने की कोशिश करती थी, पर वो हमेशा ही यूमू को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जिस बात से यूमू भी पूरी तरह से परिचित था। इसीलिए आज यूमू यंग मास्टर के सामने इतनी रिक्वेस्ट कर रहा होता है। पर तभी लिंगशाओ उससे कहती है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस मामले में मत पड़ा करो, इस तरह तो तुम कभी इस मुसीबत से नहीं निकल पाओगे। आज तुम मुझे बचा नहीं सकते तो इस आदमी के सामने रोना बंद करो। यहाँ यूमू जानता था कि वो इस यंग मास्टर का सामना नहीं कर सकता है। वो पहले रोते हुए अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और फिर मदद की उम्मीद में यानशेंग की तरफ देखने लगता है। यहाँ यानशेंग भी उसकी मदद करना चाहता था, पर वो अपने यंग मास्टर के खिलाफ नहीं जा सकता था। पर फिर भी वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि यहाँ हमें काफी सारे लोग देख रहे हैं, तो हमें तमाशा नहीं करना चाहिए। जिस पर यंग मास्टर सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मुझे तभी से परेशान किए जा रहे हो। और वो तुरंत ही अपना चाबुक निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है। पर यानशेंग को बचाने के लिए तभी वहाँ यूमू आ जाता है, जो कि उस चाबुक के हमले से घायल हो जाता है। अब यानशेंग को काफी गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही आगे जाकर यंग मास्टर के हाथों को पकड़ लेता है, जिससे लेडी लिंगशाओ उसके हाथों से आजाद हो जाती है, जो कि तुरंत ही जाकर यूमू को संभालने लगती है। पर इससे पहले कि यहाँ बात और बिगड़ पाती, हम देखते हैं वहाँ ब्रॉथल की ओनर मैडम फू आ जाती है, जो कि तुरंत ही आकर कहती है, यंग मास्टर, आपको नहीं लगता है कि आपने आज हद पार कर दी है? आखिर आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आकर तमाशा करने की? आपने मेरे पवेलियन का नाम खराब किया है और साथ ही आपने मेरे लोगों पर हमला किया है। तो आप बताइए कि आपको इस गलती की क्या सजा मिलनी चाहिए? जिस पर यंग मास्टर को तो काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुम्हारी जैसी दो कौड़े की पवेलियन की हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे शैन फैमिली के यंग मास्टर की डिसरिस्पेक्ट कर सको? तुम सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। और वो पहले गुस्से में उन सभी की तरफ देखता है, फिर यानशेंग को देखकर कहता है, आज मेरे कुत्ते ने मालिक के ऊपर भौंकने की गलती की है और इस तरह के बेलगाम गुलामों के साथ क्या किया जाता है ये तुम काफी अच्छे से जानते हो यानशेंग। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ यानशेंग को पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, और वो तुरंत ही पहले यूमू के पास जाता है, क्योंकि यूमू चाबुक के वार से काफी घायल हो चुका था। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। पर यानशेंग
शेंग को खुद के लिए परेशान होता हुआ देखकर यूमो तुरंत ही कहता है, गगा आप मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और वो पहले कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और कहता है, गगा मैं आपके साथ अभी चांद और सितारे देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ डूबता हुआ सूरज देखना चाहता हूँ। और यही नहीं, मेरा भी आपके साथ सभी मौसमों को तो देखना बाकी है। मैं आपके साथ ठंड के मौसम में पहली बर्फ में खेलना चाहता हूँ, वसंत के मौसम में चेरी ब्लॉसम के बागीचों में घूमते हुए गाना गाना चाहता हूँ, गर्मी के मौसम में मैं नदियों में तैरना चाहता हूँ और बारिश के मौसम में मैं डांस करना चाहता हूँ, और आखिर में पतझड़ के मौसम में मैं गिरते हुए पत्तों के साथ चलते हुए आपके साथ इस दुनिया से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ इस बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ, हर एक रास्ते हर एक गली में घूमना चाहता हूँ, और अंत में मैं उस सूरज तक पहुँचना चाहता हूँ। और वो इससे पहले कि अपनी बात को पूरी कर पाता वो वहीं बेहोश हो जाता है। पर यान शेंग उसकी बातों को काफी अच्छे से समझ चुका था। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो अपने पास से एक छोटे से हेयर पिन को निकालकर यूमू के सिर पर लगा देता है और उसके हाथों को छोड़कर उठ जाता है, क्योंकि यान शेंग को पता था अगर उसे यंग मास्टर को रोकना है तो उसे खुद ही उनका सामना करना होगा। और वो लेडी लिंगशाओ से यूमू का ध्यान रखने को कहकर यंग मास्टर शेन के पीछे चला जाता है। और यहीं पे आज का ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपने मेरी स्टोरी को एंजॉय किया होगा। तो अब सेकेंड और आखिरी पार्ट में हम देखेंगे क्या इनकी लव स्टोरी पूरी हो पाएगी या हमारा यूमू केवल उम्मीद के सपनों में ही खो जाएगा। वो हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। और अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और इसी तरह के ओरिजिनल स्टोरीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।